नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी विद श्रुति। कल वाले पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी किसे कहते हैं, साइकोलॉजी के कंपोनेंट्स। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एज नेचुरल साइंस एंड साइकोलॉजी एज सोशल साइंस। ठीक है, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन हमारा पहला टॉपिक रहेगा कि साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब क्या है। आप लोग सोच रहे हो कि डिसिप्लिन का मतलब तो वही है, अनुशासन है ना, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना, पंक्चुअल रहना, ऐसे चलना वैसे चलना, प्रॉपर एक यूनिफॉर्म में रहना। यहाँ पर साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन क्या कहा गया है, यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब है अ ब्रांच ऑफ नॉलेज या फिर एक ऐसा सब्जेक्ट, अ ब्रांच ऑफ नॉलेज या फिर एक ऐसा सब्जेक्ट जिसकी अपनी थ्योरीज होती हैं, जिसकी अपनी थ्योरीज, अपने कंसेप्ट, अपने मेथड्स और अपने एरियाज ऑफ स्टडी होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, डिसिप्लिन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। फिजिक्स भी एक डिसिप्लिन है, केमिस्ट्री एक अलग डिसिप्लिन है, बायोलॉजी एक अलग डिसिप्लिन है। बायोलॉजी क्या स्टडी करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करता है, इकोनॉमिक्स, मनी, ग्रोथ, रिसोर्सेस, इनके बारे में स्टडी करता है। वैसे ही साइकोलॉजी भी एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, क्योंकि ये क्या स्टडी करता है, बिकॉज इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ डैश डैश एंड डैश। ये जो तीन मैंने डैश बोले हैं ना, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये तीन डैश यहाँ पर क्या किस वर्ड्स के साथ फिल होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है आज का कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अपनी थ्योरीज होती है, अपनी कंसेप्ट्स होते हैं, अपनी मेथड्स होते हैं, अपने एरियाज ऑफ स्टडी होते हैं। जैसे कि एरियाज ऑफ स्टडी में हम बात करें, बिहेवियर, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, ये सब स्टडी करता है। और भी बाकी चीजें हैं, लर्निंग है, मेमोरी है, अटेंशन है, कंसंट्रेशन, ये सब स्टडी करता है। ये इसके एरियाज ऑफ स्टडी हैं। इसके मेथड्स क्या है आपको पता है, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज, क्वेश्चन, सर्वे मेथड्स और भी बाकी सारे मेथड्स हैं ना, जो कि साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं ये, है ना। कंसेप्ट्स और थ्योरीज इसकी अपनी है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरीज, अपने कंसेप्ट्स दिए हैं ना। जैसे किसी ने इंटेलिजेंस के बारे में, इंटेलिजेंस की ही आप देख लो कितनी सारी डेफिनेशन है हमारी, हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस के बारे में कितनी सारी थ्योरीज दी है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है। पर्सनालिटी के बारे में कहा है, ट्रेड थ्योरीज, टाइप अप्रोच, है ना। ये सब कितने सबके अलग अलग थ्योरीज, अपने अपने कंसेप्ट्स है ना। तो इसीलिए साइकोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन कहा गया है, बिकॉज इट हैज इट्स ओन थ्योरीज, ओन कंसेप्ट्स, मेथड्स एंड एरियाज ऑफ स्टडी। ठीक है, इसीलिए साइकोलॉजी को एज अ इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन कहा गया है। साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस हम पढ़ने वाले हैं। साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन मैंने आपको बता दिया था, डिसिप्लिन का मतलब मैंने आपको बता दिया था। नाउ वी विल स्टडी साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस एंड साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। ठीक है, ये मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताऊंगी जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है। अभी हम पहले पढ़ेंगे साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप लोग मुझे ये बताओ कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप उनको बताते हो कि लाइक मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे फीवर है, मुझे पेट दर्द है या मुझे सर दर्द है, तो क्या वो ऐसे ही आपको कोई भी मेडिसिन उठा के देते हैं? नहीं ना, उन्होंने वो चीज पढ़ रखी होती है, उनको पता होता है उनका कि इस चीज में लाइक फीवर है तो उनको ये वाली मेडिसिन देनी है, आपको कोल्ड है, आपको हेडेक है तो आपको ये वाली मेडिसिन चाहिए। ठीक है, उनको पता होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज का एक्सपेरिमेंट किया होता है पहले से। इस एक्सपेरिमेंट जो ऑब्जर्वेशन, ये सब होते आए हैं, है ना। तो ऐसे ही जैसे कि डॉक्टर आपको कोई भी मेडिसिन उठा के नहीं देते हैं, वैसे ही जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी किसी भी चीज का कंक्लूजन ऐसे नहीं देते। ठीक है, तो साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो हमारा बिहेवियर है उसको साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है। साइंटिफिकली कैसे स्टडी किया जाता है? जो साइंटिफिक मेथड्स है ना, उनको यूज करके, जो साइंटिफिक मेथड्स है उनको यूज करके जो हमारा बिहेवियर है वो स्टडी किया जाता है। अब साइंटिफिक मेथड्स में क्या आएगा, यहाँ पर देखो, ये मैंने आपके सारे मेथड्स लिख दिए हैं। पहले तो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, फिर वो एक हाइपोथेसिस देते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है प्रिडिक्शन, या फिर गेस।
ठीक है, यानी कि कल्पना करना, परिकल्पना करना। ठीक है, ये मैंने आपको हाइपोथेसिस के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप लोग उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हाइपोथेसिस के बाद ये क्या करते हैं, अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं कि जो भी उन्होंने हाइपोथेसिस किया है, जो भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि क्या वो सही है, उसको चेक करने के लिए वो एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं। रिसर्च कंडक्ट करने के लिए वो डेटा भी कलेक्ट करते हैं और फाइनली वो क्या करते हैं, एक कंक्लूजन देते हैं कि जो उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था, वो जो स्टेटमेंट दी थी, क्या वो ट्रू है या फिर नहीं है, क्या वो सही है या फिर वो नहीं है। ओके एवरीवन, सो ये हमने पढ़ लिया साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस क्यों कहा गया है, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक मेथड्स का यूज करती है। साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस अभी हमें पढ़ना है। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर दो लोग सेम सिचुएशन फेस करते हैं तो क्या वो उस सिचुएशन में सेम ही रिएक्ट करेंगे? नहीं ना, हमारी सबकी पर्सनालिटी अलग है। हम तो हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारी सोसाइटी है, फैमिली है, वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, तो हम नहीं रिएक्ट करते हैं। तो ये मैं आपको समझाऊंगी थ्रू अ स्टोरी, एक स्टोरी जो आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, रंजिता और शबनम की। तो पहले जान लेते हैं कि रंजिता कौन थी और शबनम कौन थी। ठीक है, रंजिता एक एथलीट थी, शबनम एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट थी। ठीक है, शबनम जो थी वो काफी शाई, मतलब शर्माने शर्मीली लड़की थी, मतलब जो ज्यादा बात करना नहीं पसंद करती थी, ज्यादा घुलना मिलना नहीं पसंद करती थी। और इसके अपोजिट थी रंजिता। रंजिता जिसको लोगों से मिलना पसंद था, उसका फ्रेंडली नेचर था और काफी आउटगोइंग नेचर था, यानी एक्सट्रोवर्ट थी। ये एक्सट्रोवर्ट और ये इंट्रोवर्ट, ठीक है, अपने में रहने वाली और ये घुलने मिलने वाली लड़की थी। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, ये दोनों सेम ही गांव में रहती थी, सेम ही क्लास में पढ़ती, दोनों क्लासमेट थी। ठीक है, लेकिन दोनों के जो पर्सनालिटी दोनों की बिल्कुल अलग अलग थी ना पर्सनालिटी। शबनम जो थी वो इंट्रोवर्ट थी, रंजिता जो थी वो एक्सट्रोवर्ट थी। ठीक है, एक बार क्या होता है, इनके गांव में आ जाती है फ्लड। ठीक है, तो जो शबनम है, शबनम लो लाइंग एरिया में रहती थी। ठीक है, तो शबनम जो थी वो रंजिता के घर में शिफ्ट हो जाती है और रंजिता की जो फैमिली थी, फैमिली बैकग्राउंड उसका ऐसा था कि मतलब वो सब भी घुलने मिलने वाले लोग थे। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद जो शबनम और रंजिता है, ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो लास्ट में हमें कंक्लूजन क्या मिलता है कि जो हमारा बिहेवियर है वो हमारी पर्सनालिटी, फैमिली, सोसाइटी और एनवायरनमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है। जो हमारी पर्सनालिटी यानी कि हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे आसपास के लोग हैं, हमारी फैमिली कैसी है, हमारी फैमिली का नेचर कैसा है, फैमिली मेंबर्स की पर्सनालिटी कैसी है, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हम किन लोगों के बीच में रह रहे हैं, वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो कि आपको समझ में आ गया होगा रंजिता और शबनम की स्टोरी से। जो शबनम बिल्कुल अकेले रहना पसंद करती थी, आज वो रंजिता की बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन चुकी है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा बिहेवियर है वो सिर्फ हमारी पर्सनालिटी ही नहीं डिसाइड करती, बल्कि हमारा जो एनवायरनमेंट जिसमें हम रह रहे हैं वो भी डिसाइड करता है। गॉट इट? नेचुरल साइंस में हमने क्या पढ़ा था कि जो ये क्या करती है, स्टडी बिहेवियर साइंटिफिकली। ठीक है, यहाँ पर जो साइकोलॉजी है, सोशल साइंस में अगर इसका कंटेक्स्ट रखा जाए तो जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियर को सोसाइटी में भी स्टडी करती है कि जो सोसाइटी में है एक पर्सन कैसे रिएक्ट करता है। डू वी बिहेव, मतलब अगर काफी लोगों को लिया जाए और एक सेम सिचुएशन में डाला जाए तो क्या वो सेम रिएक्ट करेंगे? नहीं, सबका बिहेवियर अलग होगा क्योंकि सबकी पर्सनालिटी अलग होती है, सब अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारा जो सोसाइटी है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, देखो जो हमारे सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैं, सोशल साइंस में अगर साइकोलॉजी को रखा जाता है तो वो इन पे फोकस करती है। ठीक है, और जो फैमिली कल्चर, सोशल इन्फ्लुएंस जो है हमारा बिहेवियर के ऊपर कैसे होता है, वो साइकोलॉजी स्टडी करती है। ठीक है, और आपने रंजिता और शबनम की स्टोरी सुन ही ली होगी, तो उसके थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस क्यों है, और अभी आपको मैंने बताया साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस क्यों है। तो दोनों इसीलिए साइकोलॉजी को कहा गया है एज ए नेचुरल साइंस एज वेल एज ए सोशल साइंस, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिकली और सोशल कॉन्टेक्स्ट दोनों में स्टडी करती है।
ठीक है, ये आपका हो गया साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस, और फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था व्हाट इज साइकोलॉजी। ठीक है, इसके तीनों जो कंपोनेंट्स थे यानी कि एक्सपीरियंस, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, उनको मैंने आपको डिफाइन किया था। ठीक है, जो भी आपको नोट्स चाहिए वो आपके मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके एवरीवन, बाय बाय।